अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने टेस्ट की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने एमडी कैट के एक और चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर जो है ये आपकी सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक में शामिल है। ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन अगर हम बात करें एमडी कैट की तो इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके एमडी कैट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज की इस वीडियो में अपने चैप्टर के उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा अहमियत रखते हो, सही, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हम ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकें। सही है। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर है आज का मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ये चैप्टर जो आपके पास मौजूद है, ये चैप्टर बॉटनी से लिया गया है, राइट। ये 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर है और ये चैप्टर आपकी बॉटनी का है, सही। अच्छा, अगर हम बात करें मैन एंड हिज एनवायरनमेंट की तो वेरी फर्स्ट हम ये समझेंगे कि ये चैप्टर हमें क्या एक्सप्लेन करता है, किन किन चीज़ों के बारे में बताता है। इस चैप्टर को पढ़ के हम किन किन चीज़ों के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। So the very first, these chapters explain how humans interact with the environment and the flow of nutrients and energy. ये चैप्टर हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है, किस तरीके से जो हम इंसान हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। यानी इस इन्वायरमेंट से हमारा किस तरीके का बिहेवियर है, किस तरीके का इंटरेक्शन है, ताल्लुक है, अब चाहे वो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स की सूरत में हो या फ्लो ऑफ एनर्जी की सूरत में हो, ठीक है। क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाइयत और एनर्जी, तवानाई इसी इन्वायरमेंट से हासिल कर रहे हैं। सो मैन और हिज एनवायरनमेंट में इस चैप्टर में आप कंप्लीट इसी सारी चीज़ों के बारे में सीखोगे कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग, इंसान किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट से, जो सराउंड इन्वायरमेंट है, चीज़ें हैं, उनसे न्यूट्रिएंट हासिल कर रही है, तवानाई हासिल कर रही है, ग़िज़ाइयत हासिल कर रही है, एनर्जी हासिल कर रही है, और साथ ही अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करती है, किस तरह रहती है, किस तरह सर्वाइव करती है, किन किन चीज़ों को देखती है, सही ना। इसके अलावा लिखा है नेचुरल साइकिल्स। अब नेचुरल साइकिल से मुराद जैसे नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल, हमारे इन्वायरमेंट पे ही वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल है जो कि ह्यूमन बीइंग के और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ थ्रू टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन। अब अपने पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है इस अर्थ के ऊपर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है, ह्यूमन बीइंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है, तो उस टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ रहा है हमारे इस इन्वायरमेंट में और हमारे इस अर्थ में, ठीक है स्टूडेंट। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे इंटरेक्शन को, इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। नाउ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या समझना है, ये बात तो हमें क्लियर हो गई। नाउ अगर हम बात करें एमडी कैट के लिहाज से स्टूडेंट, कि एमडी कैट के लिए फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज नाइट्रोजन साइकिल एंड देयर फिक्सेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन साइकिल ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए। तो वेरी फर्स्ट हम इस टॉपिक को और इनके फिक्सेशन को समझेंगे। इसके अलावा वाटर साइकिल, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड ट्रॉपिक लेवल और फ्लो ऑफ एनर्जी, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, पॉपुलेशन डायनेमिक, न्यूक्लियर पावर किस तरह बनी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है उसे हम समझेंगे। ओजोन डिप्लीकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है
कि आपके इन्वायरमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या पाए जाते हैं, किस तरह पाए जाते हैं। इसके अलावा द लास्ट वन दैट इज रोल ऑफ एनजीओसी। एनजीओ हमने डिस्कस करना है कि इसका रोल क्या है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास था कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड दोस टॉपिक विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमडी कैट प्रिपरेशन, राइट। तो ये चैप्टर हमें क्या बताता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमने ये समझा, और साथ ही हमने उन टॉपिक को देखा जो कि हमारे एमडी कैट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम वन बाय वन एक एक करके अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की और उसके फिक्सेशन की। अगर हम समझे नाइट्रोजन साइकिल को कि नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली है क्या, इसमें हम किस चीज़ को समझ रहे हैं या नाइट्रोजन की किस तरीके से सर्कुलेशन की जा रही है। सो द वेरी फर्स्ट, द नाइट्रोजन साइकिल इज द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन अमंग द एटमॉस्फेयर। जब नाइट्रोजन की सर्कुलेशन होती है, नाइट्रोजन जब शामिल होता है, मौजूद होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है अपने एटमॉस्फेयर में, सॉइल में और ऑर्गेनिजम्स में। तो नाइट्रोजन बेसिकली एक बायोकेमिकल है, बायो एलिमेंट है। जैसे आपने पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 6 बायो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास शामिल नाइट्रोजन भी था। तो नाइट्रोजन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सर्कुलेट कर रहे हैं। नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में भी सर्कुलेट कर रहे हैं और हमारी सोल में भी, जो हमारे पास सॉइल मौजूद है, ज़मीन है, उसमें भी नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंट रोल है। अब इसी सर्कुलेशन को बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है, सही। अगर हम इसकी फिक्सेशन देखें, यानी नाइट्रोजन कहाँ कहाँ फिक्स हो सकता है, सो द नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली कन्वर्जन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की, उस नाइट्रोजन की जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। जब वो नाइट्रोजन बेसिकली कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होती है उसकी इनटू यूजेबल फॉर्म लाइक इमोनिया, एक यूजेबल फॉर्म में, जैसे इमोनिया। इमोनिया का नाम आपने सुना होगा, दैट इज NH3। तो जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कार्बन के एटम मिलते हैं तो वो इमोनिया गैस को बनाते हैं। इमोनिया काफी टॉक्सिक गैस है, ठीक है, हमारे लिए जो है बेसिकली अगर हम बॉडी में देखें तो टॉक्सिक है, ठीक है। जैसे इमोनिया, NH3 हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं ह्यूमन बॉडी के, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका देखें तो ये काफी यूजेबल भी है, जैसे कि फर्टिलाइजर में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन कलेक्ट किया गया, देन उसको कन्वर्ट किया गया इन यूजेबल इमोनिया में, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। यानी इन्वायरमेंट से, अपने सराउंड जो एटमॉस्फेयर है उससे नाइट्रोजन को लेकर यूजेबल जो है ना, वो एक चीज में यूजेबल, उसको एक गैस में तब्दील करना, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब उसके अलावा कुछ फिक्सेशन लिखा है, जैसे एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, लाइटिंग कन्वर्ट्स नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स। अब जब लाइटनिंग जो है ना बेसिकली वो कन्वर्ट करेगी किसको, नाइट्रोजन को, किसमें, नाइट्रेट्स में। तो ऐसे फिक्सेशन को हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। इसके अलावा हमारे पास है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, यानी हैबर प्रोसेस कन्वर्ट्स नाइट्रोजन गैस इनटू इमोनिया NH3 फॉर फर्टिलाइजर। अब इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हम किसे कहते हैं, ऐसे कन्वर्जन को, जब नाइट्रोजन को तो कन्वर्ट किया जाएगा, मगर किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा, जब बेसिकली हम इंडस्ट्रियल मेथड को लाएंगे बीच में, एक इंडस्ट्रियल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, तो उसे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉमन प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस। अब ये जो हैबर प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट से लिया जाता है, एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, हम ये कह लें, और साथ ही हाइड्रोजन को भी लिया जाता है। और जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाया जाता है तो फिर हमारे पास बनता क्या है, इमोनिया गैस NH3। तो इसी कन्वर्जन को एक बड़े स्केल में हम करते हैं, कहाँ पर, इंडस्ट्रियल लेवल में, इंडस्ट्री में करते हैं।
ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल मेथड है, तो इसे कहा जाता है हाइबर प्रोसेस, सही है। और इस फिक्सेशन को कहा जाता है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, ठीक है ना। इसके अलावा है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जब यहाँ पर बैक्टीरिया का इस्तेमाल होगा तो उसे हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहेंगे। बायो का मतलब लाइफ, बैक्टीरिया क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, यानी वो बैक्टीरिया जो हमारे रूट्स में मौजूद है उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा N2 में, नाइट्रेट में, और देन उसके बाद इनटू इमोनिया, और इमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा। और मजीद कुछ फर्टिलाइजर्स हैं उसमें, तो इमोनिया बेसिकली जो है ना वो बाद में इस्तेमाल क्यों होता है, ताकि वो क्या कर सके, एज अ फर्टिलाइजर काम आ सके। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि हम ये जो नाइट्रोजन की कन्वर्जन कर रहे हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो रीजन है दैट इज ताकि फर्टिलाइजर हासिल हो सके। फर्टिलाइजर को हासिल करने के लिए, अपने फर्टिलाइजर में इस्तेमाल के लिए बेसिकली इन्वायरमेंट में जो मौजूदा नाइट्रोजन है उनको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट फिक्सेशन की मदद से। और वो नाइट्रोजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी बॉडी में या हमारे सॉइल में जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, सर्कुलेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। और इसी नाइट्रोजन साइकिल की मदद से इसको डिफरेंट मजीद एलिमेंट्स के साथ, मजीद प्रोसेस के जरिए जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसे फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिसमें हमने डिस्कस किया किसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन को, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन को, इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल फिक्सेशन को। यानी जब हम बेसिकली नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि NH3 इमोनिया बना सके, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब हम एटमॉस्फेयर से लेंगे नाइट्रोजन को और लाइटिंग के जरिए कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट बनाएंगे, ठीक है, उसे कहेंगे एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या होगा, जब हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, हाइबर मेथड का, ताकि वो कन्वर्ट करे नाइट्रोजन गैस को इनटू इमोनिया, और बाद में वो इमोनिया इस्तेमाल होगा किसमें, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा, इसी से रिलेटेड जैसे हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसी तरह आपके पास डीनाइट्रिफिकेशन है, इमोनियोफिकेशन है, हम उसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करें इम्यूनोफिकेशन की, यानी जब इमोनिया क्या होगा, बेसिकली फिक्स होगा। अब वो किस तरीके से फिक्स होगा या वो किस तरीके से बनेगा, तो जब हमारे पास डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, जब वो बेसिकली अपने सॉइल के साथ मिलते हैं तो वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं, यानी डेड ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई बैक्टीरिया था, अब वो बैक्टीरिया क्या हो गया है, मर गया है, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म बन गया। जब वो डेड ऑर्गेनिज्म बेसिकली अपने सॉइल के साथ मिलेंगे तो वो डीकम्पोजर्स कहलाएंगे, सही। तो तमाम डीकम्पोजर जब ब्रेक डाउन होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स एंड रिलीज इमोनिया, तो फिर वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इमोनिया को इनटू द सॉइल। कहाँ पर, सॉइल में। उसी को हम कहते हैं इम्यूनोफिकेशन। तो यहाँ पे इमोनिया जो है ना वो डायरेक्ट किस तरह बन रहा है, डीकम्पोजर्स की मदद से। अब किस तरीके से, देखो जो हमारे पास बेसिकली ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर भी तो नाइट्रोजन मौजूद है, सही। अब वो नाइट्रोजन जब ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, अपने सॉइल के साथ मिला है, तो सॉइल में भी नाइट्रोजन है, सही, और हमारे पास ह्यूमन बॉडी में भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगी, इमोनिया बनेगा नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की कन्वर्जन से, जब वो मिलेंगे आपस में तो यहाँ पर इमोनिया बनेगा। इसी को हम कहते हैं इम्यूनिफिकेशन, सही। डेड ऑर्गेनिज्म यानी डीकम्पोजर्स। तो आपसे एमसीक्यूज में इस तरह पूछा जा सकता है कि जो डीकम्पोजर से इमोनिया बनेगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा इम्यूनोफिकेशन। या इम्यूनिफिकेशन में जो इमोनिया बन रहा है वो किसकी मदद से बन रहा है, वो डीकम्पोजर्स की मदद से बन रहा है, डेड ऑर्गेनिज्म से बन रहा है, सही ना। इसके अलावा है नाइट्रोफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है बेसिकली, यानी कन्वर्जन ऑफ इमोनिया NH3 इनटू नाइट्रेट NO2 and then nitrate NO3
बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की मदद से जब हमारे पास इमोनिया जो था NH3 जब वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा तो ये हमारे पास नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेजर रोल किसका है, वो किसका है, बैक्टीरिया का। आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम NH3 को, इमोनिया को नाइट्रेट बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, नाइट्रीफाइंग करेंगे बाय बैक्टीरिया की मदद से। इसके अलावा है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन यानी कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट NHNO3 बैक इनटू नाइट्रोजन N2 बाय एनारोबिक बैक्टीरिया रिटर्निंग टू द एटमॉस्फेयर। जब हमारे पास बैक्टीरिया ने नाइट्रीफाइंग किया था तो यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन होगी, राइट, यानी कि इमोनिया से नाइट्रेट्स बने थे। अब जब नाइट्रेट से दोबारा नाइट्रोजन निकलेगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली डीनाइट्रिफिकेशन होगा। अब एरोबिक बैक्टीरिया से मुराद वो बैक्टीरिया जो कि एरोबिक रेस्पायरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एन एरोबिक का जिक्र है ना, तो यहाँ पर जब एन एरोबिक रेस्पायरेशन होगी तो बेसिकली वो बैक्टीरिया जो एनारोबिक रेस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं जब वो रिटर्निंग होंगे अपने एटमॉस्फेयर में तो वो हमारे पास कहलाएगा क्या, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल क्या है, यानी नाइट्रोजन का सर्कुलेट करना, सर्कुलेशन करना हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सॉइल में, हमारी ह्यूमन बॉडी में। नाउ जब यही नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे या बेसिकली जब यही नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होंगे तो वो इमोनिया गैस को बनाएंगे, NH3 को। और NH3 फर्टिलाइजर में इमोनिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इमोनिया काफ़ी यूजेबल है हमारी फर्टिलाइजर के लिए, सही। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा हमारे पास मजीद कुछ प्रोसीजर हैं जिसकी मदद से इमोनिया बनता है, जैसे इमोनियोफिकेशन। जब डीकम्पोजर्स यानी वो तमाम बैक्टीरिया या डेड ऑर्गेनिज्म जब अपने सॉइल के साथ मिलते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, इमोनिया को बनाते हैं, सही, क्योंकि उनकी बॉडी में नाइट्रोजन मौजूद है, वो सॉइल से मिलेंगे तो फिर क्या बनाएंगे, इमोनिया को बनाएंगे। इसी को हम कहते हैं इमोनियोफिकेशन। ठीक है, यानी डीकम्पोजर से बेसिकली इमोनिया NH3 का बनना। ना जब बेसिकली इमोनिया से नाइट्रेट्स बनते हैं तो हम उसे बेसिकली क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, यानी यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का यूज हुआ। और जब यही बैक्टीरिया नाइट्रोजन लेके निकलते हैं, ठीक है, एनारोबिक रेस्पायरेशन वाले बैक्टीरिया, तो उसे डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी अब नाइट्रेट नहीं रहा, नाइट्रेट इमोनिया से मिलके नाइट्रेट बना था, दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वहाँ पे मौजूद था। तो ये हमारे पास क्या था, बेसिकली नाइट्रिफिकेशन। नाउ जब एरोबिक बैक्टीरिया यानी जो एनएरोबिक परफॉर्मेंस करते हैं रेस्पायरेशन की, आपको पता है रेस्पायरेशन दो टाइप की होती है, एक एरोबिक रेस्पायरेशन और एक एनएरोबिक वाले। तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन जो बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहे हैं जब वो निकलेंगे तो बेसिकली जो हमारे पास नाइट्रेट्स था उसमें से नाइट्रोजन निकल गया तो ये डीनाइट्रीफाइंग हो गया, तो इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के कुछ प्रोसीजर थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन की कुछ टर्म्स थी। ठीक है, अब हम वाटर साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम समझते हैं वाटर साइकिल को। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट वाटर साइकिल की, सो द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर, जब मुस्तकिल मूवमेंट होगी किसकी, वाटर की, थ्रो किसके जरिए, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड इनफिल्ट्रेशन। ये हमारे पास कुछ प्रोसेस हैं जिसकी मदद से कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रही है वाटर की। किस तरीके से, अगर हम बात करें एवापोरेशन की, तो जब हमारे पास पानी जब भाप बन के सूरत में उठता है, एवापोरेट होता है, तो उसमें हम बेसिकली कंटिन्यूअस मूवमेंट देख सकते हैं वाटर की, सही है। यानी कि वाटर का एक लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होना, एवापोरेट होना, ठीक है, इसमें हम कंटिन्यूअस मूवमेंट देखते हैं वाटर की, तो उसी को हम कहेंगे वाटर साइकिल। कंडेंसेशन में बेसिकली क्या होता है, जब कंडेंस होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स तो बेसिकली यहाँ पर भी हम कंटिन्यूअस मूवमेंट देखते हैं वाटर की। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन है, यानी
वाटर का बॉडी से रिलीज होना। जैसे अभी गर्मी है तो हमारी बॉडी जो है वो गर्मी में क्या करती है, स्वेट रिलीज करती है, पर्सिपिटेट करती है, यानी पानी को रिलीज करती है, निकालती है, ताकि बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिल सके। तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस वाटर की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। इसी के साथ अगर हम देखें इनफिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन में भी मुसलसल वाटर की मूवमेंट देखने को मिलती है। इन सबको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इन सबको हम वाटर साइकिल कहते हैं। सही ना। इसके अलावा आपने दो टर्म सुना होगा, एक एक्यूफर्स और एक वाटर टेबल। एक्यूफर्स से क्या मुराद है, अ पोरस अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक और सॉइल दैट स्टोर्स अंडरग्राउंड वाटर। तो जो हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर होता है उसे हम एक्यूफर्स कहते हैं। वाटर टेबल क्या है, द अपर सरफेस। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक आपको अंडरग्राउंड देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल नीचे पानी होता है, और एक अपर सरफेस है जो ऊपर सरफेस में होता है। ऑफ एन एक्वाफियर, एक्वाफियर के ऊपर सरफेस में। इट राइज और फॉल, ये बढ़ता भी है कम भी होता है। बाज दफा अपर सरफेस में पानी आपको ज्यादा देखने को मिलता है, बाज दफा कम होता है, फॉल हो जाता है, ये नीचे हो जाता है। ठीक है, क्यों, विथ रेनफॉल और ओवर यूज। जब रेनफॉल होती है यानी जब बारिश होती है तो जो अपर लेयर है, अपर सरफेस है टेबल वाटर, वो ज्यादा हो जाता है, राइज होता है, चढ़ता है, पानी ऊपर होता है। और जब ओवर यूज, जब ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने देखा है अक्सर डैम में पानी खत्म हो गया है, आप इस तरीके की बात सुनते हो। तो जो टेबल वाटर है, एक्वाफियर्स के अपर जो लेयर है वाटर की, वो क्या होती है स्टूडेंट, खत्म होती है ओवर यूज की वजह से। तो ये राइज भी होता है, फॉल भी होता है। और जो अंडर, बिल्कुल अंडरग्राउंड लेवल पे पानी है, वो हमारे पास एक्वाफियर्स है। ठीक है, तो ये कहलाता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है मुस्तकिल कंटिन्यूअस मूवमेंट किसकी, वाटर की, डिफरेंट तरीके से। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन से, या प्रेसिपिटेशन हो गया, या हमारे पास एवापरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया। तो इनमें आप मुस्तकिल मुसलसल क्या देखोगे, वाटर की मूवमेंट को देखोगे। इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की और साथ ही ट्रॉपिक लेवल की। तो अगर हम देखें ट्रॉपिक लेवल को, तो यहाँ पर जो ट्रॉपिक लेवल है विच मीन्स एज अ फूड चेन, ईच स्टेप इन अ फूड चेन। अब हम बात करें यहाँ पे फूड चेन की। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे फूड चेन जो होती है, यानी एक हमारे पास जो कंज्यूमर है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो जो सबसे पहला आता है दैट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हम उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। नाउ जैसे कि प्लांट, प्लांट खुद अपना फूड बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब उन प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास जो हार्बीवोरस है, प्लांट खाने वाले जानदार हैं, उन्हें कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ना प्राइमरी कंज्यूमर को कौन कंज्यूम करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर वो तमाम जानदार जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ईट करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, जो कि आता है ट्रॉपिक लेवल के ऊपर। सही ना। अब यहाँ पर एक लॉ है, वो लॉ क्या है ये तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन एक चीज, ओनली 10% ऑफ एनर्जी, सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है वो पास होती है टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। यानी एक लेवल, ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितने परसेंट एनर्जी पास होगी, सिर्फ 10%। बाकी जो 90% एनर्जी है वो लॉस हो जाती है एज हीट, हीट की सूरत में। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें लॉस ऑफ एनर्जी की, तो आपको यहाँ पर दो लॉ देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो साइंटिफिक लॉ कहलाते हैं। द फर्स्ट लॉ इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ना ही एनर्जी बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। सेकेंड लॉ में कहता है एनर्जी कन्वर्जन आर इनएफिशिएंट। एनर्जी जो कन्वर्जन है, यानी जो ट्रॉपिक लेवल है, जो फूड चेन है, वो काफी ही इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट किस तरीके से, सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, क्योंकि काफी अमाउंट में, जैसे 90% एनर्जी तो लॉस हो जा रही है हीट में, इसलिए ये इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट नहीं है। सही, तो ये हमारे पास कहलाता है फ्लो ऑफ एनर्जी एंड ट्रॉपिकल लेवल। इसको मैंने इतना कॉन्साइज इसलिए रखा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपसे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ट्रॉपिकल लेवल में हमारे पास कौन कौन से कंज्यूमर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कितनी परसेंट एनर्जी कंज्यूम होती है
एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे में और कितनी लॉस्ट हो जाती है। इसके साथ ही एनर्जी के दो रूल है, लॉ है। एक तो ये कि ना ही एनर्जी बनती है ना डिस्ट्रॉय होती है, और एक हमारे पास रूल ये कहता है कि ये काफी इनएफिशिएंट है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि वो कौन सा लॉ है जो इनएफिशिएंट है, सेकंड लॉ है। और क्यों इनएफिशिएंट है? क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी तो क्या हो रही है, लॉस्ट हो जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह हमारे पास क्या था, बेसिकली एनर्जी फ्लो, और हमारे पास ट्रॉपिक लेवल था। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कुछ इकोलॉजिकल सिचुएशन की, कि किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और वो इन्वायरमेंट कैसा है इसे भी देखना और समझना जरूरी है। नाउ यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंट तरीके से सिचुएशन है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्ज और हाइड्रेट। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमरी सक्सेशन की, सो स्टार्ट ऑन बेयर लैंड विथ नो लाइफ, ऐसी जगह जहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती हो, जैसे लावा और रॉक। अब लावा और रॉक आपने देखा होगा, यानी बहुत बड़े बड़े रॉक जहाँ पर मौजूद है, वो भी एक जगह है, एक इन्वायरमेंट है, लेकिन क्या वहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। अगर हम देखें लावा को, तो लावा में एक ह्यूज आपको अमाउंट दिखेगी सरफेस एरिया की, इन्वायरमेंट की, लेकिन वहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। सही, तो ऐसी जगहों को, ऐसे इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी हमारे पास वो जगह अकर वेयर लाइफ एग्जिस्ट बिफोर बट वॉज डिस्टर्ब, जहाँ पे लाइफ यानी जहाँ पे लोग पहले रहते थे बट अब वो डिस्टर्ब हो चुकी है, ऐसी जगह को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे आफ्टर फायर, आफ्टर फ्लड, यहाँ पे लोग पहले रहते थे, अब फ्लड यानी बहुत ज्यादा सैलाब की वजह से अब वो जगह काफी डिस्टर्ब हो चुकी है, काफी तबाह हो चुकी है। सही ना, इसके अलावा हमारे पास है स्टार्च सक्सेशन, यानी इन ड्राई एरिया, ऐसी जगह जो काफी ज्यादा ड्राई हो, जैसे डेजर्ट लाइक एरिया। सही ना, इसके अलावा हाइड्रेट सक्सेशन, यानी इन वाटर बॉडीज, जहाँ पे हमारे पास जितने भी वाटर कंज्यूमर्स या वाटर बॉडीज रहते हैं, जैसे पाउंड और लेक। ठीक है, तो ये हमारे पास इकोलॉजिकल यानी इकोलॉजिकल, जहाँ पे लोग इन्वायरमेंटल बिहेवियर, इन्वायरमेंट के हिसाब से रहते हैं। अब वहाँ इन्वायरमेंट्स तो है, लेकिन वहाँ पर बहुत सी जगह पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सेकेंडरी हो गया या प्राइमरी हो गया, या पहले एग्जिस्ट थी लेकिन डिस्टर्ब होने की वजह से इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल जो हमारे पास आप कह लो बिहेवियर है, उसमें चेंजेस आने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करी। ये आपके पास टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि हम किन एरिया की, किन जो है ना वो इन्वायरमेंट की, एटमॉस्फेयर की, इकोलॉजिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहा करते थे, या वहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, उसे डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, इन लास्ट हम डिस्कस करेंगे अपने दो टॉपिक को, जो कि एज सच डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, लेकिन एज अ डेफिनेशन आपके इल्म में होना ज़रूरी है। तो वो टॉपिक कौन से हैं? एक हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज और एक है रोल ऑफ एनजीओज। अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, सो मटेरियल्स या आप कह लो वो चीज़ें जो कि प्रोवाइड होती हैं बाय नेचर, नेचर से, यानी कुदरती चीज़ें, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, जैसे वाटर, एयर, सॉइल एंड मिनरल। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं हम ह्यूमन बीइंग, लेकिन ये बनाई नहीं जा रही, बल्कि ये नेचुरली हमें मिल रही है। सही है, हमारे इन्वायरमेंट से, इसको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। सही ना, इसके अलावा अगर रोल ऑफ एनजीओज की बात करें, तो हमारे पास बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क करते हैं किसके लिए, फॉर इन्वायरमेंट के लिए, प्रोटेक्शन, हिफाजत फराहम करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, अवेयरनेस फराहम करते हैं, और डिजास्टर रिलीफ फराहम करते हैं। अगर कोई डिजास्टर हुआ है या कोई डिस्टर्ब हुआ इन्वायरमेंट, तो उसमें रिलीफ फराहम करते हैं। ठीक है, इन इन्वायरमेंट को, इन एरिया को बेसिकली जो कि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है अपने इन्वायरमेंट में, ये नॉन गवर्नमेंटल है, यानी गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, बल्कि वो इदारा है जो कि गवर्नमेंट से वाबस्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आया हो। अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात ना समझ आई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इन टॉपिक से डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एज सच कोई आपसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एज सच आपसे कोई डिटेल नहीं मांगी जाएगी, लेकिन आपसे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।